एपिसोड 11 इंटरव्यू सिलेक्शन। सिमार इस लड़के को साला 8 साल की उम्र में मर्डर करता है। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो कल यही गैंगस्टर बन जाएगा और पुलिस को धमकी देगा। एक पुलिस वाले ने अपने सामने लेटे लड़के जिसके हाथ पैर रस्सी से बंधे थे उसे देखते हुए कहा। उस पुलिस वाले की बात पर दूसरे पुलिस वाले ने कहा, सर ये सिर्फ 8 साल का है, अगर हम इसे 3rd डिग्री देंगे तो ये मर जाएगा। तुझे बहुत दया आ रही है इस पर, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो गोद ले ले इसे। पुलिस वाले की बात सुनकर दूसरा पुलिस वाला जो उसका जूनियर था वो शांत हो गया। तभी उस पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले के हाथ से डंडा लिया और उस 8 साल के लड़के को बेरहमी से मारने लगा। उस लड़के के चेहरे पर दर्द दिख रहा था पर उसने अपनी आंखों से आंसू की एक बूंद भी निकलने नहीं दी। वो पुलिस वाले के 3rd डिग्री टॉर्चर को सह रहा था। उसकी आंखें दर्द में लाल हो गई थी। दांतों को उसने कसकर भींचा हुआ था। तभी एक आवाज उसके कान में गई। आवाज सुनकर बेड पर लेटा लड़का जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी वो पसीने से भीगा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर अलार्म को बंद किया और कुछ मिनटों बाद उठकर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से चेहरे पर आए पसीने को साफ करते हुए बालों को पीछे किया। शौर्य बेड से उठा और सीधा बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो रेडी हो गया तो उसने एक पिलो उठाकर राज के ऊपर फेंका जो अभी भी सो रहा था। राज ने नींद में ही कहा, मैं नहीं जाऊंगा आज तेरे साथ, तू जा, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। शौर्य राज की बातों पर अभी भी उसे घूर रहा था। राज ने शौर्य की जलती आंखों की गर्मी फील करते हुए अपनी नींद से भारी पलकों को खोला और कहा, अरे यार मैं आज कॉलेज जाऊंगा। राज की बातें सुनकर शौर्य ने अपनी भौहें चढ़ाई तो राज ने आगे कहा, यार तेरे ही काम से जाऊंगा। मैंने कुछ प्लान किया है, सब अगर वैसे ही हुआ तो कल दुआ तेरे सामने होगी। राज अपनी बात कहकर फिर से सो गया। शौर्य उसे सोता हुआ छोड़कर चला गया। रईस जदा मेंशन में मीरा ने राधिका से कहा, तुमने सुनैना के बारे में बताया था, तुमने बात की उससे? भाभी हाँ मैंने बात की उससे, वो तो बहुत ही खुश थी। अब आप कहें तो मैं उसे यहाँ बुला लूं। राधिका ने मीरा की बातों पर कहा, तुम कल ही उसे बुला लो। मीरा ने कहा तो राधिका उसे एक स्माइल देते हुए अपने रूम में चली गई। राधिका ने रूम में आते ही सुनैना को कॉल किया। दूसरी तरफ से सुनैना ने रूड होते हुए कहा, आंटी मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप मुझे सुनैना नहीं सैम कहा करें। बेटा नाम में क्या रखा है, दोनों ही नाम तेरे ही हैं। अब अपने काम की बात सुन, जल्दी से अपना सामान पैक कर ले रईस ज्यादा मेंशन में आने के लिए। राधिका की बातें सुनकर सुनैना ने खुशी से कहा, सच में आंटी मैं वहां आ सकती हूँ? हाँ तू आ सकती है, अब जल्दी से पैकिंग कर अपनी, मैं बात करती हूँ। कहते हुए राधिका ने कॉल कट कर दिया। राधिका जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखा रमन उसे गुस्से से देख रहा था। रमन जो डोर के पास खड़ा राधिका को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। वो अंदर आया, डोर को अंदर से लॉक कर राधिका के पास आकर गुस्से में बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैं यहाँ उससे सब छीनने के प्लान बना रहा हूँ और तुम उसका घर बसाने में लगी हूँ। राधिका ने रमन की बातों पर कहा, बस यही तो फर्क है आप में और मुझ में, मैं उसका सब पाना चाहती हूँ और आप सब छीनना। अपना ये दिमाग ज्यादा मत चलाओ, दोनों एक ही बात है। रमन ने राधिका की बातों पर कहा तो राधिका ने आगे कहा, आप उसे मारना चाहते हैं, उसे मारकर उसका सब हासिल करना चाहते हैं, पर अब सवाल ये उठता है क्या आप उसे सच में मार पाएंगे? कहते हुए राधिका धीरे से मुस्कुराई और आगे कहा, भूलिए मत वो शौर्य है, उसे मारना आसान नहीं। जब वो इतने खतरनाक एक्सीडेंट में बच सकता है तो उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। बस इसलिए मैंने अपना दूसरा हथियार इस्तेमाल किया। शौर्य की शादी, अगर सुनैना से शौर्य की शादी हो जाती है तो हम आसानी से शौर्य को कंट्रोल कर सकते हैं और फिर उसे मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। राधिका ने रमन के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहा। रमन भी राधिका की बात से सहमत था। वो राधिका की बातों पर धीरे से मुस्कुराया और किसी को कॉल करने लगा कॉलेज कैंपस में। यार ये प्रोफेसर शर्मा का लेक्चर किसी दिन मेरी जान ही ले लेगा।
ईशा ने अपनी बुक को टेबल पर पटकते हुए कहा तो उसकी बातों पर दुआ जो चिप्स खा रही थी उसने खाते हुए कहा, हमें एक बात समझ नहीं आती, तुम सब प्रोफेसर शर्मा से इतना भागते क्यों हो? इतना अच्छा तो पढ़ाते हैं यार वो। दुआ की बातों पर आयशा ने अपने दोनों हाथ दुआ के सामने जोड़ते हुए कहा, मैडम आप महान हैं। आप पूरे कॉलेज में एकमात्र ही ऐसी छात्रा है जिसे प्रोफेसर शर्मा के लेक्चर से नींद नहीं आती। अब वो अच्छा पढ़ाएंगे तो अच्छा कहेंगे न हम उन्हें। यार दुआ तू बोर नहीं होती डंडा पढ़ाई पढ़ाई करके? ईशा ने पूछा तो दुआ ने कहा, तू ऋषि से बोर होती है, मैं क्यों उससे बोर होने लगी, बॉयफ्रेंड है वो मेरा। मुझे तो उसका साथ बहुत अच्छा लगता है। ईशा की बातों पर दुआ ने कहा, हाँ तो हमें भी हमारे बॉयफ्रेंड का साथ अच्छा लगता है। दुआ की बातें सुनकर दोनों ने चिढ़ते हुए कहा, क्या? तेरा बॉयफ्रेंड कब बना, कहाँ है, कैसा दिखता है? कहते हुए ईशा और आयशा दोनों इधर उधर देखने लगीं। दुआ ने बुक्स उठाई और दोनों के सामने हिलाते हुए बोली, ये है हमारा बॉयफ्रेंड। दोनों ने फिर दुआ की बातों पर उसे हैरानी से देखा। दुआ ने उनकी सवालिया नजरों का जवाब देते हुए कहा, ये बुक स्टडी हमारा बॉयफ्रेंड है तो हम कैसे बोर हो सकते हैं इनसे। हॉलिडेज में क्या करना का सोचा है तुम लोगों ने? ऋषि ने खाली पड़ी चेयर पर बैठते हुए कहा। ऋषि की बातों पर दुआ ने कहा, इंटर्नशिप करेंगे यार, और क्या? क्या तुझे अंकल इंटर्नशिप करने की परमिशन देंगे? ऋषि ने पूछा। हमारे अब्बू इतने भी खड़ूस नहीं हैं जितना तुम लोग सोचते हो, दुआ ने कहा और उठकर जाने लगी। तभी उसका हाथ टेबल पर रखे पानी के ग्लास पर लगा और ग्लास का सारा पानी ऋषि के कपड़ों पर गिर गया। दुआ ने जल्दी से, ऋषि हमने देखा नहीं। सॉरी मत बोल यार, अब आदत हो गई है। पर यार फिर भी अपनी ये चीजें गिराने वाली आदत को थोड़ा तो सुधार, ऋषि ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा। यार ऋषि जल्दी से जाकर वॉशरूम में अपने कपड़े सुखा, वरना कोई भी यही समझेगा तूने अपनी पेंट गीली की है। कहते हुए आयशा जोर जोर से हंसने लगी। ईशा ने आयशा को घूर कर देखा तो आयशा चुप हो गई। ईशा उठी और ऋषि का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गई। यार दुआ तू न सच में कमाल है। बेचारे ऋषि की पेंट ही गीली कर दी। अब बस करो यार तुम, हमने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। कहते हुए दुआ ने अपनी बुक्स उठाई और जाने के लिए पीछे मुड़ी, तभी वो किसी से टकरा गई। मोहित के हाथ में पकड़ी बुक्स नीचे गिर गई। मोहित से टक्कर होते ही आयशा फिर से ताली बजाते हुए जोर जोर से हंसने लगीं। दुआ ने आयशा को घूर कर देखा और मोहित को बिना सॉरी बोले चली गईं। मोहित ने अपनी बुक्स उठाकर देखा तो दुआ जा चुकी थी। तभी मोहित ने कहा, इसे क्या हुआ? मोहित के पूछने पर आयशा ने उसे अभी जो भी हुआ था सब बता दिया। आयशा की बातें सुनकर मोहित ने कहा, यार आयशु इसमें उसकी क्या गलती, तू भी ना। कहते हुए मोहित दुआ के पीछे चला गया। नोटिस बोर्ड के पास काफी ज्यादा भीड़ देखकर दुआ ने एक लड़की को रोकते हुए पूछा तो उस लड़की ने कहा, प्लेसमेंट का नोटिस लगा है। लंच के बाद कुछ कंपनी है जो हमारे इंटरव्यूज लेंगी और हमें इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा इन कंपनीज में। लड़की की बातें सुनकर दुआ खुश हो गई और उसने खुद से ही कहा, हम ये इंटरव्यू जरूर देंगे। लंच तक ये न्यूज सब में फैल गई थी। सभी स्टूडेंट बहुत क्यूरियस थे। एसएसआर कॉरपोरेशन में काम करने का सबको मौका जो मिल रहा था, भला कोई कैसे अपने हाथ से इस मौके को जाने देता। इंटरव्यू लेने वाले बहुत लोग थे। इंटरव्यू लेने वालों की टीम राज ने बनाई थी, पर फाइनल डिसीजन राज का ही था। किसी जॉब देनी है किसे नहीं। राज ने थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए खुद से ही कहा, क्या यार शौर्य, इतने नमूने देख चुका हूँ, अब और नमूने देखने का मन ही नहीं कर रहा है। कहाँ है यार तेरी वो एंजल? राज जो मन ही मन खुद से कह रहा था। तभी दुआ रूम में एंटर हुई। दुआ को देखकर राज ने सुकून भरी सांस ली। उसे तो लग रहा था जैसे दुआ इंटरव्यू देने आएगी ही नहीं। दुआ सबको विश करते हुए बीच में रखी चेयर पर जाकर बैठ गई। राज ने दुआ को स्माइल देते हुए मन ही मन खुद से कहा,
ये सारा सेटअप तुम्हारे लिए ही तो है दुआ। तुम इंटरव्यू में फेल भी हो जाओगी ना, तब भी तुम्हें ये जॉब मिलेंगी। जैसे जैसे दुआ इंटरव्यू में पूछे गए सवालों के जवाब देती जा रही थी, राज की आंखें शौक में बड़ी होती जा रही थी। एक बार फिर राज ने मन ही मन खुद से कहा, क्या चॉइस है, शौर्य की ब्यूटी प्लस ब्रेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है दुआ। मानना पड़ेगा तेरी चॉइस को यार। इंटरव्यू खत्म होते ही कैंपस में अनाउंसमेंट हुई। सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है, जो भी इस इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए हैं उनके पास मेल आ जाएगा। अनाउंसमेंट सुनकर आयशा ने कहा, मेरा क्या होगा? मुझे पक्का पता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। थिंक बी पॉजिटिव यार, हमेशा नेगेटिव ही सोचती है पागल लड़की। ईशा ने आयशा के सिर पर मारते हुए कहा, डोंट वरी, हमें लगता है हम सबका सिलेक्शन हो जाएगा। दुआ ने दोनों के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, दुआ का घर। अम्मी प्लीज आप बात करें ना अब्बू से। दुआ ने अपनी अम्मी से कहा। मन्नत ने दुआ से कहा, बेटा आप बात करें, आपके अब्बू कभी भी आपको मना नहीं करते, वो जरूर मान जाएंगे। पर अम्मी, डरपोक हो आप, जॉब भी करनी है और अब्बू से बात करने से डरती भी हूँ। आरव ने दुआ को चिढ़ाते हुए कहा तो दुआ ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम तो चुप ही रहो, हम तुम्हारे बीच आते हैं तो तुम भी हमारे बीच मत आओ। हाँ हाँ नहीं आऊंगा, इतनी हिम्मत है तो अब्बू से जाकर बात करिए, आरव ने कहा और चला गया। दुआ ने जाते हुए आरव को घूर कर देखा और कहा, तुम्हें तो हम बाद में देख लेंगे। मन्नत के इशारे करने पर दुआ धीमे कदमों से असद के पास जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई। असद धीरे से मुस्कुराए और कहा, आप कुछ कहना चाहती है? असद की बात सुनकर दुआ ने अपनी एक आंख भींच ली और जीभ को दांतों के बीच ले लिया। फिर दुआ आगे आकर खड़ी हो गई। असद ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को बंद कर टेबल पर रखा और दुआ की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ आइए हमारे पास बैठिए। दुआ असद के बगल सोफे पर बैठ गई। असद ने प्यार से दुआ के सिर पर हाथ रख सहलाते हुए कहा, अब बताइए आपको क्या बात करनी हमसे। दुआ ने एक लंबी सांस लेकर इंटर्नशिप वाली बात असद को बताते हुए कहा, अब्बू क्या हम ये इंटर्नशिप कर सकते हैं? दुआ की बात पर असद ने कहा, जहां हम आपको देखना चाहते हैं वहां की शुरुआत यहीं से होती है बेटा, आप प्रैक्टिस करेंगी तभी तो आपको एक्सपीरियंस होगा। अपने अब्बू की बात सुनकर दुआ ने असद को साइड से हग करते हुए कहा, तंगू सो मच अब्बू। एपिसोड 12। SSR कॉरपोरेशन में दुआ खुश थी, उसे इंटर्नशिप करने की परमिशन जो मिल गई थी। दुआ अपने रूम में आई और बेड पर लापरवाही से लेटते हुए अपना फोन यूज करने लगीं। दुआ ने उस मेल को फिर से देखा जो SSR कॉरपोरेशन से आया था। अपने सिलेक्शन के मेल को देखते हुए दुआ के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन था। दुआ ने अपने फोन का नेट जैसे ही ऑन किया, उसके कॉलेज ग्रुप के चैट रूम में मैसेजेस की बाढ़ आ गई। वो मैसेज देखकर खुश हो गई, उसके सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया था। दुआ ने अपने फोन को साइड में रखा और अपने फेवरेट डैडी को हग करते हुए कहा, कल हम फाइनली पहली बार जॉब पर जाएंगे, वो भी इतनी बड़ी कंपनी में, कितना कुछ सीखने को मिलेगा हमें वहाँ। दुआ यही सब सोचते हुए सो गई। तो वहीं दूसरी तरफ किसी की आंखों में नींद का कतरा तक नहीं था। शौर्य अपने रूम की बालकनी में खड़ा चांद को घूर रहा था और सिगरेट के लंबे लंबे कस ले रहा था। शौर्य की अपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, उसकी मस्कुलर बॉडी शर्टलेस थी। सांवला रंग होने के बावजूद भी शौर्य बहुत हैंडसम था। उसकी परफेक्ट शेप बॉडी और फेस कट उसे किलर लुक देते थे, इसलिए तो लड़कियां एक झलक में ही शौर्य की दीवानी हो जाती थी। शौर्य की दो रंग वाली आंखें अंधेरे में क्रिस्टल के जैसे चमक रही थी। शौर्य को इस तरह बालकनी में खड़े सिगरेट पीते देखकर राज ने कहा, सो जा, तेरा काम हो गया है, कल तुझे वो मिल जाएगा जो तू चाहता है। राज की बातों पर शौर्य ने कहा, जो मेरा है हमेशा मेरा ही रहेगा। फिर पीछे पलटकर राज की तरफ देखते हुए कहा, मुझे वो आदमी चाहिए जिसने मेरी मौत का सौदा किया और अब तक जिंदा है। शौर्य की बातों पर राज ने कहा,
चाहे वो कितने ही पर्दों के पीछे क्यों न छुपा हो, बहुत जल्द वो भी हमारे सामने होगा। तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर एक आदमी भाग रहा था। वो पसीने से पूरा भीग चुका था। उसके पैरों की ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। वो भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसके पीछे भी कुछ लोग भाग रहे थे। वो आदमी जो भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, सामने से आ रहे ट्रैक पर जैसे ही उसका ध्यान गया, उसके कदम वहीं रुक गए। उस आदमी की आंखों में मौत का डर साफ साफ दिख रहा था। उसका माइंड जैसे ब्लैंक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। इससे पहले वो आदमी ट्रैक के नीचे आता, तभी एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ खींच लिया। मरना चाहते हो क्या? ये क्या कर रहे थे आप? सामने से आ रहे ट्रक को देखकर भी हटे क्यों नहीं आप? आदमी की बातें सुनकर उस आदमी ने कहा जो सड़क पर भाग रहा था, मुझे बचा लो, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, प्लीज सेव मी। आदमी की बात सुनकर उस आदमी जिसने अभी अभी उसे ट्रक से बचाया था, उसने पीछे देखा तो कुछ लोगों की परछाई उसे अपनी ओर आती दिखी। आदमी ने जल्दी से उसे पीछे झाड़ियों में छुपने के लिए कहा। वो आदमी दूसरे आदमी की बात मानकर छुप गया। तभी वहां वो लोग आए जो उस आदमी का पीछा कर रहे थे। उन आदमी में से एक ने पूछा, तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा क्या? आदमी के पूछने पर उस आदमी ने कहा, वो उस तरफ गया है। दूसरी ओर इशारे करते हुए कहा। वो सभी आदमी उस ओर चले गए जहाँ उस आदमी ने इशारे किए थे। उनके जाते ही वो आदमी झाड़ियों से बाहर आया और अपने सामने खड़े आदमी के गले लग गया। उस आदमी ने बड़ी ही चालाकी से अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालकर उस आदमी की जेब में डाल दिया। फिर उससे अलग होकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी जान बचाई। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। वो आदमी कौन थे? मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, पर एक दिन मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। आदमी की बातें सुनकर उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उस आदमी को देते हुए कहा, ये रखिए, आपके काम आएंगे। एक बार फिर से आपका धन्यवाद, आपने मेरी इतनी मदद की, अब मैं चलता हूँ। अपनी बात कहकर वो आदमी चला गया। उस आदमी के जाने के बाद इस आदमी ने अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, दिल्ली में क्राइम कितना बढ़ गया। रात की सुबह हो गई थी। बहुत से लोगों का इंतजार खत्म हो गया था। जहां एक तरफ सुनैना रईसजादा पैलेस के मनगेट पर खड़ी थी और पैलेस को अपनी दो खूबसूरत आंखों से निहार रहा बड़ी ई की मात्रा थी, तो वहीं दुआ भी रेडी होकर SSR कॉरपोरेशन के लिए निकल चुकी थी और ट्रैफिक में फंसी थी। तो वहीं शौर्य अपने कैबिन में बैठा दुआ का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ट्रैफिक में फंसी दुआ ने झुंझलाते हुए खुद से ही कहा, ऑफिस के पहले दिन ही हम लेट हो जाएंगे, क्या सोचेंगे सब हमारे बारे में। कहते हुए दुआ बार बार अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देख रही थी। भैया जल्दी चलिए ना, ऑलरेडी हम पहले से ही लेट है। दुआ की बातों पर ऑटो के ड्राइवर ने कहा, मैडम ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करूंगा तो मेरा चालान कट जाएगा। आपका क्या, आप तो चली जाएंगी, पर मुझे तो 2000 भरने पड़ जाएंगे। ड्राइवर की बातें सुनकर दुआ ने आगे कुछ नहीं कहा। इधर शौर्य अपने कैबिन में बैठा था और शून्य में देखे जा रहा था। तभी राज ने अंदर आते हुए कहा, चल सब आ गए हैं, एक बार तू भी सबसे चल कर मिल ले, वरना तुझे देखना तो लोगों का सपना ही रहता है। इस बहाने तुझे तेरे ऑफिस के लोग देख तो लेंगे। राज की इतनी लंबी चौड़ी बात सुनकर शौर्य ने कुछ नहीं कहा और उठकर चला गया। शौर्य अपनी पर्सनल लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आया। शौर्य को अपने सामने देखकर ऑफिस लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उनका सपना पूरा हो गया हो। सभी शौर्य को अपनी आंखें बड़ी किए देख रहे थे। शौर्य ने जब ग्राउंड फ्लोर का नजारा देखा तो दांत पिसते हुए राज से कहा, मैंने उसे लाने के लिए कहा था, तू तो पूरा कॉलेज ही यहाँ ले आया। राज ने धीरे से शौर्य के कान में कहा, अगर सिर्फ उसे लाता तो सबको शक होता। फिर सबको देखते हुए हल्की सी स्माइल करते हुए आगे कहा, अब तुझे उसके लिए इन्हें भी काम देना होगा, पर ये फ्रेशर है, इन्हें तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तूने मेरे ऑफिस को चिड़ियाघर बना दिया है।
शौर्य ने फिर से दांत पिसते हुए कहा और भीड़ में उसे तलाशने लगा जिसे उसकी नजरें कब से ढूंढ रही थी। सबको देखते हुए शौर्य ने फिर से कहा, दुआ कहाँ है? शौर्य के पूछने पर राज ने भीड़ में झांकते हुए कहा, यहीं कहीं होगी। मुझे क्यों नहीं दिख रही? मुझे क्या पता यार, शायद वो नहीं आई है। राज ने कहा तो शौर्य ने उसे घूर कर देखा और कहा, हैंडल कर इन्हें और मेरे कैबिन में आ। शौर्य अपनी बात कहकर चला गया। राज ने एक नज़र सबको देखा और अपनी असिस्टेंट रोहित से कहा, इन्हें इनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज दो। रोहित ने रोके कहा और चला गया। भीड़ में आयशा, ईशा, ऋषि और मोहित भी खड़े थे। वो चारों ही दुआ का वेट कर रहे थे। ईशा ने खींचते हुए कहा, दुआ यार कभी तो टाइम पर आ जाया कर। ऋषि ने कहा, वो आ जाएगी, हम चलते हैं ना। मोहित ने कहा, तुम सब जाओ, मैं उसका यहीं वेट करता हूँ। रोहित ने वैसा ही किया जैसा राज ने उससे करने के लिए कहा था। सबको उसने अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज दिया। मोहित को ना चाहते हुए भी रोहित के कहने पर जाना पड़ा। दुआ जब ऑफिस पहुंची तो ग्राउंड फ्लोर पूरा खाली था, सब अपने अपने काम में लगे थे। दुआ को समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए। तभी उसने एक लड़की को रोकते हुए उससे पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हैं न्यू इंटर्न्स को किसी मिलना है? लड़की ने पहले तो दुआ को नीचे से ऊपर तक देखा। हल्के नीले रंग के सूट में दुआ बहुत खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर कोई मेकअप न होते हुए भी दुआ बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उस लड़की की आंखों में दुआ की खूबसूरत चुभ सी गई थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम न्यू इंटर्न हो? हाँ, तो फिर तो तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए। लड़की ने कहा, पर क्यों? दुआ ने पूछा, तुम जॉब के पहले दिन ही लेट आई हो। यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी लेट होता है उसे उसी टाइम जॉब से निकाल दिया जाता है, पर हम जानबूझकर लेट नहीं हुए। वो ट्रैफिक। अपने बहाने अपने पास ही रखो, यहाँ बहाने नहीं एफर्ट्स को इम्पोर्टेंस मिलती है। दुआ समझ गई थी इस लड़की से बहस करने का कोई फायदा न है, पर वो ये जॉब भी आसानी से नहीं छोड़ना चाहती थी। यही सब सोचते हुए दुआ ने फिर से कहा, राज सर कहाँ मिलेंगे, आप बता सकती है? ये देखो, ऑफिस के पहले दिन ही इसे राज सर से मिलना है। हम यहाँ इतने टाइम से काम रहे हैं, हम खुद महीने में 1 या 2 बार ही राज सर को देख पाते हैं और इसे पहले दिन ही राज सर से मिलना है। लड़की ने दूसरे लड़की को रोकते हुए दुआ की तरफ इशारे करते हुए कहा। दुआ समझ गई थी ये लड़की उसकी इंसल्ट कर रही है। उसने थोड़ा रूडली कहा, आप बस हमें बता दे वो मिलेंगे कहाँ। आरती, तुम बता क्यों नहीं देती इसे राज सर कहाँ मिलेंगे? आरती ने कहा, चलो तुम्हें बता ही देती हूँ राज सर कहाँ मिलेंगे। वो दूसरी वाली लिफ्ट दिख रही है तुम्हें, उससे तुम सीधा टॉप फ्लोर पर जाओ। राज सर तुम्हें अपने कैबिन में मिलेंगे। दुआ आरती की बात सुनकर चली। दुआ के जाते ही उस लड़की ने आरती से कहा, ये तुमने क्या किया? वो लिफ्ट तो सिर्फ शौर्य और राज सर ही यूज करते हैं, किसी को परमिशन नहीं है उनकी प्राइवेट लिफ्ट को इस्तेमाल करने की। पूजा, अब देखो क्या होता है, थोड़ी देर में ये लड़की हमें ऑफिस के बाहर पड़ी मिलेगी। राज सर से बिना अपॉइंटमेंट के कोई मिल भी नहीं सकता और ये सीधा उनके कैबिन में जा रही है। टॉप फ्लोर पर तो शौर्य सर का भी कैबिन है, अगर ये गलती से उनके कैबिन में चली गई तो? पूजा ने आरती से कहा, फिर तो इसके साथ और भी ज्यादा बुरा होगा। शौर्य सर का गुस्सा हम सबने देखा है। डेविल है वो, ना जाने क्या ही करेंगे इसके साथ। कहते हुए वो दोनों पूजा और आरती हंसने लगीं। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर जाकर खुली। फ्लोर पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, वहां कोई भी नहीं था। दुआ को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। वो धीमे कदमों से चल रही थी, उसका दुपट्टा फ्लोर को छू रहा था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। दुआ पीछे मुड़ी तो उसका पैर दुपट्टे में फंस गए। वो खुद को संभाल नहीं पाई और गिरने लगीं। दुआ ने गिरने से बचने के लिए डोर के हैंडल को पकड़ना चाहा, पर तभी किसी ने डोर को अंदर से ओपन किया और दुआ उस शख्स के ऊपर जा गिरी।
दुआ के उसके ऊपर गिरने से वो शख्स खुद को संभाल नहीं पाया और दुआ के साथ ही नीचे गिर गया। उसके हाथ दुआ की कमर पर थे। दुआ ने डर से अपनी आंखें भींच ली थी। दुआ ने उस आदमी के शर्ट को कॉलर को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था।